हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। वेट, आईपीओ या एफपीओ, क्योंकि जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो आईपीओ तो लेके नहीं आ रही है, वो तो लेके आ रही है एफपीओ। वट एवर जो भी है, हम पूरी डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे और आपके सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बाय द वे, जिस कंपनी का हम पूरा का पूरा आज के दिन कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं वो होने वाली है ओमफन इंडिया लिमिटेड, जो लेके आ रही है अपना एफपीओ। अब काफी लोग होंगे जो नए नए आए हैं मार्केट में और उन्होंने शायद एफपीओ वर्ड ना सुना हो, उन्होंने सुना है आईपीओ। बट यहाँ पर आ रहा है एफपीओ। तो इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताना चाहूं तो आप सभी को इतना तो मालूम होगा कि कोई भी कंपनी जब आईपीओ लेके आती है उनका मेन मोटो होता है कि पैसे को इकट्ठा करना, ताकि वहां पर कंपनी उस पैसे को यूज करके अपनी ग्रो कर सके और वहां पर कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा खासा मुनाफा करे, अच्छा खासा ग्रो करे और अपने इन्वेस्टर्स का भी फायदा करवाए। तो ये होता है मेन मोटो ऑफ आईपीओ। बट एफपीओ यानी कि जिसे हम कह देते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब ऑलरेडी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, यानी कि जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड हो चुकी है और वहां पर अब उनको और पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो वो ऑब्वियसली दोबारा से तो आईपीओ लेके नहीं आ सकती, क्योंकि आईपीओ उसी कंपनी का आता है जो पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने आती है। उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ऐसे में जब उनको और ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर वो कंपनी अपना एफपीओ लेके आ सकती है, जिसे हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कह देते हैं। तो इनडायरेक्टली शॉर्ट में एज ए इन्वेस्टर या फिर एज ए लिस्टिंग एंड हमें पैसा लगाना है कहीं पर भी किसी भी आईपीओ या एफपीओ में, तो वो आईपीओ है या एफपीओ है उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फर्क पड़ना चाहिए कि कंपनी कैसी है और क्या आने वाले टाइम में या एज ए लिस्टिंग एंड माइंडसेट क्या वो हमें प्रॉफिट दे सकती है। तो वहां पर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। मतलब कि चाहे आईपीओ हो चाहे एफपीओ, हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है। बट शॉकिंग न्यूज की एसएमई आईपीओ का भी एफपीओ हमें देखने को मिल रहा है, जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हो जाता है। और किस तरीके से जहां पर रह सकता है ये एफपीओ, उसे हम पूरी की पूरी डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आईपीओ और एफपीओ दोनों का मतलब समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया, बट आई नो कि ना तो आपको कोई आईएएस का एग्जाम देना है ना ही मुझे देना है, क्योंकि जितना हमें समझने की जरूरत थी, जो इसका काम था, वो हमें ऑलरेडी इसमें समझ आ चुका है। अब अगर हम इस कंपनी की डिटेल डिस्कशन में बात करते हैं, अगर मैं बाय द वे स्टार्टिंग में अपनी इसमें पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, देखो वैसे तो अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, तो एक काम वाइज एक ऐसा सेगमेंट होने वाला है कि अगर मुझे जी आईपीओ, बाय द वे अगर बार बार मुझसे जहां पर आईपीओ वर्ड्स निकल जाए तो आई होप कि आप लोग समझ सकते हो क्योंकि उसकी आदत लगी हुई है, तो आप लोग इंडायरेक्टली उसे एफपीओ ही समझिएगा। तो यहाँ पर जो ये एफपीओ आ रहा है, अगर मुझे ये लगाना हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन की वजह से इस एफपीओ को अप्लाई करने के बारे में प्रोग्राम करूंगा, जो इसका काम होने वाला है। अदरवाइज मैं इस एफपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट ऑलमोस्ट सर्टन है आज के टाइम पर कि मैं इसे इजीली अवॉइड कर सकता हूँ, बिकॉज एक मार्केट का मूड माहौल बिगड़ा हुआ है और दूसरा किस तरीके से एसएमई का एफपीओ जहां पर काम करेगा, कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। तो उस बेसिस पर भी जहां पर हमें थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है और वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे रीजंस है जो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क का सिनेरियो हो जाते हैं, जो हमारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। बट बाकी क्या रीजन है कंपनी में, वो हमको इस डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा, जिसे अब हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हैं कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई करती है और फ्री फिनिश्ड वुडन डोर्स एंड मॉड्यूलर फर्नीचर इन इंडिया। मतलब कि एक ऐसा काम होने वाला है जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। इनडायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो फिर से ये इंफ्रा सेगमेंट में आ जाता है। और जितने भी लोग पुराने हमसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंफ्रा सेगमेंट आने वाले टाइम का राजा बन सकता है, जिसकी वजह से
मैं जहां पर इंफ्रा सेगमेंट में काफी ज्यादा बुलिश होता हूँ। बाय द वे कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ वुडन डोर्स, फर्नीचर फॉर मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब्स, वैनिटीज एंड मॉडर्न ऑफिस फर्नीचर। और ये कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंस्टॉल करती है कस्टम फर्नीचर एंड डिजाइन एंड एग्जीक्यूट करती है टर्की इंटीरियर प्रोजेक्ट ऑफ होटल्स, रेजिडेंशियल, ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल, आईटी पार्क, इंटरनेशनल स्कूल, प्री फिनिश्ड डोर एंड फायर रेटेड डोर्स। कंपनी ऑलरेडी ये लिस्ट हुई थी एनएससी के एसएमई पोर्टल पर 2017 ईयर में। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होने वाली है वो अंबर गांव में होने वाली है, यानी कि गुजरात में। अगर हम काम वाइज बात करते हैं तो आपको पता लग चुका होगा कि काम अच्छा होने वाला है। अगर हम टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो आईपीओ ओपन होगा 20 मार्च को, क्लोज होगा 22 मार्च को, अलॉटमेंट होगी 26 मार्च को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 27 मार्च को, क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में शेयर्स 27 मार्च को। इफ अलॉटेड टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 28 मार्च की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड रहेगा 71 से 75 रुपीज पर शेयर का। बाय द वे अगर हमें ये चाहिए ही चाहिए तो हम इसे स्टॉक मार्केट से भी उठा सकते हैं, बट वहां पर आज के टाइम पर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम पे उसका प्राइस चल रहा है 83 के पास का। बाय द वे एक वीक पहले अगर हम चाहते तो कट ऑफ प्राइस से भी सस्ता इसको उठा सकते थे स्टॉक मार्केट से। और लोड साइज होने वाला है 2400 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 27 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ही ये लिस्ट होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं इसके कोटा की, तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनए में 15% का होने वाला है। अगर हम इसके लोड साइज की बात करते हैं ना, एक लोड 2400 शेयर्स का होने वाला है रिटेल कैटेगरी में, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,80,000 रुपीज की। शौक लगाना, क्योंकि शायद नए लोगों को नहीं पता होगा, बट जब भी कोई आईपीओ आता है एसएमई में तो वहां पर मैक्सिमम जो प्राइस बिडिंग होती है वो होती है 1.5 लाख का एक लोड। बट जहां पर तो हमें 1.8 लाख का देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आईपीओ नहीं है, ये एफपीओ है। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पर अमाउंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है पर लोड में, और वहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। वो कैसे? लेट्स से कि हमने जहां पर 1,80,000 लगा दिया और हमें आईपीओ अलॉट हो जाता है, सॉरी एफपीओ। बट मान लिया कि ये एफपीओ डिस्काउंट में खुल जाता है, कहाँ खुलेगा मुझे नहीं मालूम, बट लेट्स से कि खुल जाता है, लेट्स से 10% लॉस में खुला, तो वहां पर हमें सीधा सीधा 18,000 का लॉस हो चुका है। और वहीं पर ही इसी के ऑपोजिट ये एफपीओ ओपन हो जाता है 10% के प्रॉफिट में, तो वहीं पर ही उल्टा हमें 18,000 का प्रॉफिट भी होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर हमारा रिस्क भी बढ़ा, क्योंकि हमारी अमाउंट बढ़ चुकी है, तो हमारे पास वहां पर लॉस इन अमाउंट टर्म वो भी इंक्रीज हो चुकी है। सिमिलरली अगर ये प्रॉफिट में खुलता है, हमारी अमाउंट बढ़ी है, तो उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट इन अमाउंट टर्म्स वो भी इंक्रीज हो चुकी है। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 3,60,000 रुपीज की। अब अगर हम आगे बात करते हैं प्रमोटर्स की, तो वहां पर मिस्टर राजेंद्र चित्तवाल विश्वकर्मा, मिस्टर महेंद्र चित्तवाल विश्वकर्मा एंड मिस्टर नरेंद्र चित्तवाल विश्वकर्मा, प्रशांत राजेंद्रा विश्वकर्मा एंड परमानंद महेंद्रा विश्वकर्मा कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 73.4% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 50.96% की, जो फिर से हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इस एफपीओ के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, यानी कि इस कंपनी के सबसे वीकेस्ट पार्ट की, अब ऐसा क्यों है वो हम स्टडी करते हैं। टोटल एसेट 2021 में थे 46 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 2024 तक पहुंच चुके हैं 68.25 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 21.84 करोड़ का, 2022 में 32.29 करोड़ का, नेक्स्ट ये 2023 में 71 करोड़ का, और पहले 6 मंथ में 44.74 करोड़ का। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 99 लाख का लॉस, 2022 में 59 लाख का प्रॉफिट, 2023 में 4.14 करोड़ का प्रॉफिट, एंड पहले 6 मंथ में 2.89 करोड़ का प्रॉफिट। काफी अच्छी ग्रोइंग रेट है। नेटवर्थ 28.62 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 28.81 करोड़ का, टोटल बोरिंग्स 18.9 करोड़ की। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं, अल्टीमेट फाइनेंशियल है, वहां पर तो हमें कोई दिक्कत ही देखने को नहीं मिल रही। फिर भी इस कंपनी का सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट क्यों होने वाला है? क्योंकि सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो इनका होने वाला है वो होने वाला है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन, जो हमें सिर्फ और सिर्फ 0.1% से भी कम का देखने को मिल रहा है। मतलब कि
कंपनी बेशक जहाँ पर हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमें जितना प्रॉफिट होना चाहिए था और जिस सेगमेंट से ये कंपनी होने वाली है, जहाँ पर ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कर सकती थी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना कम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। यानी कि अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं, आपने एक अच्छा खासा काम किया पूरे दिन में, पूरा मन लगाकर, पूरी शिद्दत के साथ, ताकि आपकी भूख जो दो रोटी से मिटती है, ताकि आपको वो दो रोटी मिल जाए। बट आफ्टर ऑल जब आपने पूरा दिन काम कर लिया और जब आपको वो दो रोटी खानी थी, जो भी आपको वहां से इनकम हुई या आपको जो भी वहां पर पैसा मिला, उसकी वजह से सिर्फ आपको दो रोटी तो क्या, दो बुर्की भी नसीब नहीं हो रही है। सिर्फ एक बुर्की से आपको अपनी उस पूरी की पूरी भूख को मिटाना है, तो वहां पर इतनी सारी मेहनत करने का फायदा ही क्या। मतलब कि सिंपल सी बात है, जितना आपने काम किया है आपको मिलना चाहिए था 1,000 रुपया पूरे दिन का, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से। बट आपको वहां पर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया, 1,000 के बदले में 100 रुपया। वो एक सोचने वाला पॉइंट हो जाता है कि कंपनी आखिरकार इतना काम कर ही क्यों रही है, जब उनके पास प्रॉफिट उस लेवल का नहीं हो रहा है जिस लेवल का उसके पास होना चाहिए था। जिसकी वजह से ये मेरे लिए एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, और इस पॉइंट की वजह से इस कंपनी के पूरे फाइनेंशियल्स इतने अच्छे होने के बावजूद भी बिगड़ चुके हैं, और यहाँ पर मुझे मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग इस कंपनी के फाइनेंशियल वर्स्ट होने वाले हैं। बाय द वे अगर हम बात करें इसके सेकंड नेगेटिव पॉइंट इन फाइनेंशियल, तो अगर आप देखोगे 2023 और 2024 फाइनेंशियल ईयर का पहले 6 मंथ का डाटा, तो यहाँ पर एकदम से इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन यानी कि इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिला, जो हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं पैदा कर देती है। तो ये कुछ मेन नेगेटिव पॉइंट मुझे इनके फाइनेंशियल्स में देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से मेरा इस एफपीओ में काफी ज्यादा इंटरेस्ट कम हो चुका था। बट अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि आखिरकार क्यों ला रही है ये एफपीओ, तो इनको फंडिंग चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रीपेमेंट करनी है अपनी कुछ बोरोइंग्स की। थर्ड, इनको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी आउट करने की कोशिश करते हैं, तो इस एफपीओ की मार्केट कैपिटलाइजेशन होने वाली है 88.31 करोड़ की, प्री आईपीओ ईपीएस 5 की, पोस्ट आईपीओ 4.91 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 14.78 की, पोस्ट आईपीओ 15.27 की। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% की, ठीक ठाक। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 10% की, ठीक ठाक। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% की, ठीक ठाक। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.14 की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देख लो आप, जिस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की मैं बात कर रहा था, 0.1 से भी कम यानी कि 0.07, जो काफी ज्यादा कम हो जाता है। और इस एफपीओ का ना जो सबसे मेजर नेगेटिव पॉइंट है बस वो यही है, और एक ऐसा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। बाय द वे अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो इस सेगमेंट के काफी ज्यादा पीयर टू पीयर कंपटीटर्स होने वाले हैं, बट इन्होंने अपने डीआरएचपी में किसी भी कंपनी को वहां पर शो नहीं किया है। आई डोंट नो इन्होंने क्यों नहीं किया, बट अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आपको पूरी की पूरी डिटेल मिल जाएगी। बट आप लोग खुद रिसर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा उन उन कंपनीज के नाम जो सेम सेगमेंट से आने वाली है। बाय द वे अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पर 0% की हमें देखने को मिल रही है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग, तो वहां पर जो कंपनी अपना ये एफपीओ लेके आ रही है वो फुली प्राइस्ड होने वाला है, मतलब कि ना सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है। बाय द वे हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस कंपनी को स्टडी आउट करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।